तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, तेरी रहमतों का मैंने मांगा ही कब है दरिया, दीदार का फकत कर कतरा अता तो मुझको, और मासूम वाह हसरतों का इतना सा है तकाजा, रखना बना के अपने दर का गदा तू मुझको, रखना बना के वाह अपने वाह वाह दर का तू मुझको। वाह। सादर नमस्कार सभी को। पथगामिनी के इस खूबसूरत से पेज पर मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मंजुला श्रीवास्तव जी संस्थापिका हैं और मुझे इन्होंने इस योग्य समझा कि मैं इस मंच के अध्यक्षा हूँ और आप सभी के समक्ष कुछ व्यक्तित्व को लाने की एक छोटी सी कोशिश में हूँ। और मुझे लगता है कि मैं इस कोशिश में कामयाब होती हूँ कि जिन हीरो को हम चुनकर आपके बीच में लाते हैं, वो अपने आप में एक ब्रांड नेम है, एक व्यक्तित्व है, जिनके लिए बोलना, जिनके लिए कुछ कहना, मतलब सूरज को दीपक दिखाने की तरह होता है। ऐसा ही एक जाना-पहचाना नाम, जिसे सब नाम से ही जानते हैं, आदरणीय कृष्ण कुमार नाथ जी हमारे बीच में आज उपस्थित हैं। सर, आपको मैं सादर नमस्कार करती हूँ, हृदय से आपका अरे अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। नमस्कार सोनिया जी। नमस्कार सर। आप कहते हैं कि जिंदगी तेरे अगर कर्ज चुकाने पड़ जाए, जिंदगी तेरे अगर कर्ज चुकाने पड़ जाए, अच्छे अच्छों को यहाँ होश गंवाने पड़ जाए, साफ गोई है किसी अच्छे ताल्लुक की शर्त, वादे ऐसे भी ना हो जो कि पुराने पड़ जाए। क्या बात है। हर एक शब्द, हर एक मिसरा, हर एक शेर अपनी एक अलग बात कहता है, या यूं कहूं कि जमाने भर के दिलों की बात कहता है। जमाने भर के जहन को आप लोग पढ़ते हैं, तब एक एक मिसरे पर आप काम करते हैं और फिर वो शेर में आते हैं, ढलते हैं और फिर वो गजलों का रूप लेते हैं। धन्य है हम, गौरवान्वित है हम कि हमें आप लोगों का सानिध्य मिलता है। कृष्ण कुमार नाथ जी, एक बहुत बड़ा नाम, आपका सादर नमस्कार। धन्य है वो माता भूरी देवी जी, जिनके आप सुपुत्र हैं, मुरादाबाद से आते हैं। आपकी 2 बहन भाई हैं, बहन आपसे छोटी है और जिनके 3 बच्चे हैं, और ऐसे ही आपका भाई भी है। आपका बड़ा पोता 5 वर्ष का है और दूसरा अभी 6 ही महीने का है। इन बच्चों की बाल सुलभ हरकतें या चंचल देख के शरारतें आपको कैसा लगता है कृष्ण कुमार जी? आज हम यहीं से अपनी बात शुरू करते हैं। सोनिया जी, जब बाहर से कहीं थके थकाए आते हैं तो इन बच्चों की भोली मुस्कुराहट वो सारी थकान दूर कर देती है। जी, कई बार उनकी जिद के आगे हमें झुकना पड़ता है, नतमस्तक होना पड़ता है। कई बार बाजार से खाने के लिए वो चीजें ये मांगते हैं जो हम नहीं खिलाना चाहते, जी, जो जी, इनके लिए हार्मफुल होती हैं। जी, लेकिन जी। जब ये रोते हैं, फिर जो बड़ा पोता है वो तो अब यूं कहने लगा है कि बाबा प्लीज दिला दीजिए। तो, तो अब उसकी जिद के आगे, उसके भोलेपन हुँ, के आगे मुझे झुकना पड़ता है और मैं दिला देता हूँ। और जी, जी, उसे स्कूल छोड़ना, हालांकि स्कूल दूर नहीं है घर से, जी। मुश्किल से 500 कदम के फासले पे है। तो उसको स्कूल छोड़ना और उसे स्कूल से लेके आना हुँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने ये काम किसी को नहीं सौंपा है, खुद अपने ऊपर लिया है कि मैं लेके आता हूँ और मैं ही उसको छोड़ के आता हूँ। और हुँ। जब लेकर के आता हूँ उसको, तो वो सीधा अ, स्कूल से निकलता है, नजदीक की दुकान पे पहुंचता है और मना करने के बावजूद अपनी पसंद की चीजें ले लेता हाँ, है। यही वही बात है कि जो बातें हम किसी की नहीं मानते हैं, एक समय आता है कि हम अपने पोते-पोतियों की, आपने से इन बच्चों की ये बातें हम मानने लगते हैं और हमें अच्छी लगने लगती हैं। बहुत अच्छी बात है ये जब इनका बचपन आप जी रहे हैं, जैसा कि आप ग्राम पुरी रवाना से हैं, जो कि जिला मुरादाबाद में है। जी आपने एमए किया है जी। समाज शास्त्र में, उर्दू व हिंदी में, आपने पीएचडी भी किया है। तो इस तरह से मतलब बचपन, जिस तरह का बचपन आप आज देख रहे हैं, अपने पोते-पोतियों के, अपने पोतों के रूप में या अपने दोते-दोतियों के रूप में, आपका बचपन सर कैसा था? जैसे कि आप बता रहे हैं आपकी बहन, आपके भाई, आप उनमें से कुछ अलग थे
या आप तीनों बच्चे एक से थे, अपने बचपन की कोई ऐसी बात हमें ज़रूर बताएँ जो ना बताई हो आपने मंच से? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा सवाल पूछा है। मैंने ये बात कभी किसी मंच पे नहीं बताई है और कहीं लिखी भी नहीं है। वही मैं आपसे जी। बताना चाहता हूँ आज। मुझसे बड़े 7 भाई-बहन खत्म हो गए थे। अच्छा। तो कोई पैदा होते ही, कोई महीने 2 महीने बाद, कोई 6-7 महीने ओह! बाद या कोई साल भर बाद इस तरह से खत्म हो हुँ। गए थे। हुँ, तो हुँ, हुँ। गाँव में हमारी सराफे की दुकान थी, वो घर हुँ, से करीब 50 कदम दूर थी, 40-50 कदम। और एक हमारी गन्ने का ये चीनी और गुड़ का ये कारखाना था। हुँ। जी। तो वो घर से करीब 300-400 मीटर की दूरी पे था, यानी गाँव से बाहर था। हुँ। रास्ते में एक मस्जिद पड़ती थी। अच्छा। तो ये मेरे जन्म से 1 साल पहली बात है। ये मेरी माताजी ने मुझे बताया। जी। पिताजी ने तो नहीं बताया, पिताजी तो चले गए थे बहुत जल्दी। लेकिन माताजी को मैं अम्मा कहता था, तो अम्मा ने मुझे बताया कि पिताजी एक बार क्रेशर पे जा रहे थे, हुँ। तो रास्ते में मस्जिद के पास एक फ़कीर बैठे मिले अच्छा। और वो बार-बार ये कह रहे थे कि इस गाँव में माई लंडी का कोई मुझे पानी पिलाने वाला नहीं है। हुँ। तो पिताजी उनके पास गए और बोले, "बाबा चलिए, मैं आपको पानी पिलाऊँगा।" अच्छा। तो वो उन्हें क्रेशर पे ले गए हुँ। और क्रेशर पे एक हमारे यहाँ काम करते थे, असगर नाम हुँ। के थे वो, असगर नाम था अच्छा। उनका। हुँ, हुँ। पिताजी ने कहा कि असगर घर जाओ और शरबत बनवा के लेके आओ। हुँ। तो असगर चले गए, तो फ़कीर बोले कि ये लौट के नहीं आएगा। हुँ। तो पिताजी बोले, "नहीं, हमारा विश्वसनीय नौकर है, विश्वसनीय आदमी है, ज़रूर आएगा।" हुँ। बोले, "देख हुँ। लेना।" अच्छा। और हुआ भी यही कि असगर भूल गए और अच्छा। शरबत लेके नहीं आए। ओह! तो फ़कीर ने कहा, "देखो मैंने कहा था ना।" हुँ। तो बोले, "चलिए कोई बात नहीं बाबा, आप घर चलते हैं।" हुँ। तो दुकान पे वो ले आए, सराफे की दुकान पे। अच्छा। तो उन्होंने अचानक ही फ़कीर बोले पिताजी बोले कि हुँ। मैं घर से शरबत बना के लेके आता हूँ, आप बैठिए। हुँ। तो फ़कीर बोले, "नहीं, नहीं, नहीं।" अचानक फ़कीर को पता नहीं क्या सूझा, बोले, "नहीं, हुँ। नहीं, कल तेरी लड़की मरी है, अच्छा। मेरे मुझसे बड़ी बहन।" हाँ, अच्छा। पिताजी से बोले, "कल तेरी लड़की मरी है और उस हुँ। माईलंडी के ने मुझे तेरे यहाँ भेज दिया।" ईश्वर को अच्छा। ऊपर देख के उन्होंने आसमान की तरफ देख के कहा। हाँ। तो ये शब्द हाँ, हाँ, हाँ। उनका तकिया कलाम था। मुझे नहीं मालूम क्या हुँ। इसका अर्थ है हुँ, या हुँ, क्या हुँ। है। हो सकता है ये एक गाली के रूप में उन्होंने प्रयोग किया हो हुँ, हुँ, कि कल तेरी लड़की मरी है, उसने मुझे तेरे यहाँ भेज दिया। हुँ। नहीं, मैं तेरे यहाँ का पानी नहीं पीऊँगा अच्छा। और ला एक दुरिया बना दे, सोने की दुरिया बना दे। दुरिया आप समझती हुँ। हैं? दुरिया, नहीं। कान में कान में जो अच्छा। एक बाली, साधारण हाँ, बाली हाँ, हाँ। पहनते हैं ना, ले साधारण जो ले लेडीज़ पहनाते पहनती वक़्त हैं। मतलब सोते वक़्त पहनाते हैं। हाँ, 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 हाँ। तो पिताजी ने एक सोने का तार लिया और दुरिया हुँ। बना के उनको दे दी। अच्छा। फ़कीर ने दुरिया ली और दुकान के सामने एक कुतिया खड़ी थी। हुँ। उस कुतिया के कान में ज़बरदस्ती वो अच्छा। पहना दी। ओह! कुतिया क्याऊँ-क्याऊँ बोल रही होगी दर्द की वजह से। हुँ। उसके कान में पहना दी और उसे लात मारी। बोले, "भाग माई डंडी की।" कुतिया भाग गई, अच्छा। चली गई। तो पिताजी बोले बाबा से कि बाबा ऐसा है, मैं पानी भी लाता हूँ, खाना भी लाता हूँ।" बोले, "मैं हुँ। अब तेरे यहाँ का ना कुछ खाऊँगा, ना कुछ पीऊँगा। अब मैं तेरे हुँ। यहाँ अगले साल आऊँगा और अच्छा। तब तक तेरी हाँ, तब तक तेरी गद्दी पे चिराग जलाने वाला पैदा होगा और वो ज़िंदा ओह! रहेगा।" क्या बात है। तो और वही हुआ कि वो साल भर बाद हमारे यहाँ आए, घर आए हुँ। और हुँ। कुंडी खटखटाई
तो मेरी दादी थी, मुझे गोद में लेके गई। हो सकता है 1 आध महीने का मैं रहा हूँ उस समय। तो दरवाजा उन्होंने खोला, देखा साधु वो बाबा खड़े थे। तो दादी हमारी बहुत प्रसन्न हुई। हमारी दादी और पिताजी साधु संतों की बड़ी सेवा करते थे, उनका बड़ा सम्मान करते थे। तो वो कहते हैं, बाबा ला माई बच्चे को मुझे दे। अच्छा। तो दादी घबरा रही थी कि कहीं ऐसा ना हो कि लेके चले जाए। तो बाबा हंसे, बोले घबरा मत माई, ला बच्चे को दे। तो उन्होंने मुझे गोद में लिया और खिलाया 2-4 मिनट, फिर दादी को वापस कर दिया। तो दादी बोली कि बाबा घर आ जाओ। दादी तो बहुत प्रसन्न थी कि उनकी दुआ लगी है। तो दादी बोली कि बाबा घर आ जाओ और खाना खा के जाना। तो बोले नहीं माई, मैं घर नहीं जाता हूँ किसी के, तू जो भी खाना बना है, जो भी रोटी बनी है, मुझे यहीं पे ले आ। तो हाथ पे रख के खाते थे वो। तो रोटी पे ही सब्जी, सूखी सब्जी थी, वो लेकर के दादी गई, उन्होंने खाना खाया और वो चले गए। हाँ, जाने से पहले बोले कि माई ऐसा करना, जब ये लड़का 5 साल का हो जाए तो इससे हमारी जो 9 गजा पीर है उस पर चादर चढ़वा देना। अच्छा। तो ये 9 गजा पीर हमारे पास हमारे गांव से करीब 12 किलोमीटर दूर कांठ कस्बा है। इस समय तो तहसील हो गया है। तो कांठ से थोड़ी दूरी पे एक गांव में है ये 9 गजा पीर। गांव में भी क्या, जंगल की तरफ है, एक सुनसान उसमें है। तो जब मैं 5 साल का हुआ तो पिताजी और चाचा जी और ये सब लोग मुझे वहां ले गए और चादर चढ़वाई। तो ये किस्सा है जो मैंने कहीं बताया भी नहीं, और शायद इसीलिए, चूंकि मैं 8वीं संतान हूँ पिताजी की, माता पिता की, तो इसीलिए संभवतः मेरा नाम कृष्ण कुमार रखा होगा। क्या बात है, क्या बात है। और बहुत ही अच्छी और सच्ची और बिल्कुल आश्चर्यजनक बात आपने बताई। आज की पीढ़ी शायद इन बातों पर विश्वास भी नहीं कर पाएगी। नहीं करते। आप स्पेशल जीव है, स्पेशल जन्म हुआ, स्पेशल दुआओं की आप एक पैदाइश है, मैं यूं कहूँ तो वही गुण ईश्वर ने आपको दिए हैं और बिल्कुल अलग तरह के आप एक इंसान हैं। बहुत बहुत उस ईश्वर का शुक्रिया है और उस बाबा जी का भी धन्यवाद है जो आपको दुआएं देकर गए हैं। और निश्चित रूप से आपके कर्म भी कुछ ऐसे रहे होंगे आपके बुजुर्गों के कि वो दुआएं आप तक पहुंची हैं। हमारे साथ काफी लोग जुड़ चुके हैं, मैं एक बार सभी का नाम लेके स्वागत करती हूँ। पुष्पा कन्यालमा हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। वो कह रही है मुरादाबाद पीतल नगरी मैंने बहुत बार क्रॉस किया है और मेरी बहुत सी यादें हैं वहां की, और बहुत शानदार लाइव है ये, ऐसा कह रही हैं। हाँ जी, पथगामिनी से कह रही है मंजुला जी कि आजकल की पीढ़ी ऐसी बातों पर हंसती है। हंसती तो वो भी एक वक्त आने तक ही है दीदी, जब उन पर बीतेगी तो फिर वो भी विश्वास करते हैं। वो शेर है कृष्ण कुमार नाथ जी को तो पता ही होगा, पथगामिनी ने भी सुना होगा कि तावीजें भी बंधवाएंगे जब इश्क तुम्हें हो जाएगा, है ना। तो एक तो ये सभी काम करते हैं कि जब दुख या ओवर सुख हमें आता है या किसी मुसीबत में हम फंसते हैं तो फिर हर चीज पर विश्वास होता है। यही आजकल की पीढ़ी ही है ना जो तावीजें बनवाती है और जो मंदिरों में जाके माथे रगड़ती है फिर अपने इश्क के लिए, है ना। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल जी, तो ये सब बातें पैर में धागे बांध के आते हैं जी, पेड़ों में धागे बांध के आते हैं। हाँ। तो योगेश्वर गौर जी भी हमारे साथ जुड़े हैं और वो कहते हैं कि मैं तो पूर्ण रूप से इन बातों पर विश्वास करता हूँ और उन दिनों के साधु ही असली साधु होते थे। और दीदी के चरणों में कोटि कोटि नमन और वंदन। जी हाँ, जी हाँ। आपका फोन नंबर मांग रहे हैं कोई लोग, तो मैं आपका फोन नंबर उन तक जरूर पहुंचा दूंगी। जी पुष्पा कन्यालमा, तो बहुत बहुत आप सभी का शुक्रिया जुड़ने के लिए। आप यूं ही बने रहिए, अभी बहुत कुछ बातें सुननी बाकी हैं क्योंकि आज का प्रोग्राम ही ये है कि हम एक व्यक्तित्व के बारे में, एक व्यक्ति ही नहीं, उनके व्यक्तित्व, व्यक्ति से वो व्यक्तित्व कैसे हुए। व्यक्ति तो हम सभी हैं,
तो हम उसी पर बात करते हैं। आप अभी बात कर रहे थे नाथ सर कि आपके फादर जो है बहुत छोटी उम्र में आपको छोड़कर चले गए आप सभी को। तो वो हाँ, कौन सी उम्र थी 2014 में। आपकी जिसमें जी अ, मेरी एज उस समय, वो 1984 में गए हैं, तो मैं अच्छा 22-23 साल का था उस वक्त। जी जी हम्म। 22-23 साल और का था आपके मैं। बाकी बहन भाई आपसे नेचुरली छोटे थे जब आप बता रहे हैं कि आप पहली एक आठवीं एक ही संतान मेरी थे। एक छोटी बहन, मेरी एक छोटी बहन एक है। जी हम दो ही बहन भाई हैं। अच्छा दो ही छोटी बहन बहन भाई है, हैं, आगे आपके 3 दो बच्चे ही हैं बहन जी। भाई। हाँ हाँ, तो तो आपकी माता दो ही जी बहन ने भाई फिर हैं। कितनी मुश्किलों के साथ आपका पालन पोषण किया और आपको एमए कराई और इस स्तर तक पहुंचाया, तो उनके बारे में आप हमें जरूर कुछ बताएं। देखिए, पिताजी तो 84 में चले गए थे। चाचा जी के साथ हमारी ज्वाइंट फैमिली रही। जी चाचा जी मेरे बहुत अच्छे हैं, और उनकी एज भी मैं समझता हूँ कि 87-88 है इस समय, हैं चाचा अच्छा जी हैं। हाँ, 88-90 के आसपास उनकी एज है। तो उनके साथ ज्वाइंट फैमिली रही, और संघर्ष तो किया ही है खैर काफी। हाँ जी हाँ माता जी 2014 में गई हैं, तो माता अच्छा जी का बहुत प्यार मिला, क्योंकि अकेला बेटा, तो कई बार गलती भी हो जाती थी, तो पिताजी तो एक बार को डांट देते थे या पीट भी देते थे, लेकिन हम्म माँ कभी नहीं डांटती थी। और पिताजी के चाचा जी के साथ क्योंकि ज्वाइंट फैमिली थी, और हम लोगों का पिताजी और चाचा जी का जो प्रेम था गांव में, वो बड़ा मशहूर था। क्या बात है चा, चाचा जी को, मेरे पिताजी थोड़े से गर्म मिजाज के थे, तो हम्म चाचा जी को डांट देते थे बहुत बुरी तरह से, सबके सामने डांट देते थे। हम्म चाचा जी नाराज भी हो जाते थे, लेकिन 10-20 मिनट के बाद ही वो एक ही थाली में खाना खाते थे, और पता ही नहीं रहता था कि वो थोड़ी देर पहले इनमें लड़ाई भी हुई है। तो लोग हम्म। मिसालें देते हैं आज भी कि अगर भाई हो तो इन जैसे। तो बहुत हमें अच्छी बात 75 में सोनिया जी क्रेशर में नुकसान हुआ था, अच्छा और नुकसान वो इस स्तर का हुआ, आग लग गई थी क्रेशर में। ओ हम्म। हाँ, तो उसमें जो गन्ना था वो सब बेकार हो गया था, और वो सारी चीजें इस तरह की रही। तो बहुत तगड़ा नुकसान हुआ था, और उसमें वो सब चीजें बिक गई थी, पूरी फैक्ट्री वो। हम्म हमारी मशीनें भी जो थी वो, यूं समझिए कि लोहे के भाव बिकी थी, क्योंकि लोगों का कर्ज हो गया था। हम्म। तो इस तरह से वो बेचना पड़ा। मैंने 76 में हाई स्कूल किया है, ओके और मैंने सिर्फ हाई स्कूल रेगुलर किया है। अच्छा समझ इंटर गई बी ए एम ए वो सब फिर मैंने प्राइवेट किए हैं। कॉरेस्पॉन्डेंस या प्राइवेट किया होगा हाँ, और बीएड जरूर मैंने रेगुलर किया है। हम्म अच्छा, 89 में मैं मुरादाबाद आ गया था। अमर हम्म। उजाला में मुझे जॉब मिला था, अच्छा तो हाँ, फिर मैं यहाँ आ गया था। तो खर्चा वर्चा फिर चलने लगा। गांव में भी मैंने पेटी डीजल की दुकान थी हमारी, हम्म लाइसेंस ले रखा था मैंने, और एक राशन की दुकान भी थी। और गांव में भी फिर वो चक्की और एक्स पिलर तेल कोल्हू वगैरह वो सब लगा रखे थे, वो पूरा लगा रखा था। तो उसमें बहुत अच्छा चल रहा था। फिर मैं 89 में जॉब मुझे अमर उजाला में मिला, तो मैं मुरादाबाद चला आया। तो यहीं फिर धीरे धीरे लाइफ सेट होती गई, और फिर मैं गवर्नमेंट जॉब में आ गया था। तो अच्छा 89 में अमर उजाला में आया मैं, और 95 में मुझे गवर्नमेंट जॉब मिला था। 95 में जी तो 95 में, हाँ। तो और अमर उजाला मैंने छोड़ा 98 में, यानी 98 में 3 साल मैंने, हाँ, 3 साढ़े 3 साल मैंने दोनों नौकरी की हैं। क्या बात है गवर्नमेंट जॉब 10 से 5 का वो था, और हाँ हाँ अमर उजाला में शाम को 6 से रात के 2 बजे तक वो ड्यूटी होती थी। हम्म, क्या तो बात ये साढ़े 3 साल साढ़े 3 साल मैंने दोनों जॉब किए, और बस मेरी एक इच्छा थी
कि मुरादाबाद में एक मकान बन जाए। जी। तो मैं छोटी ये छोटी करता था इच्छाएं कि होती थी ना उस टाइम हाँ की। हाँ जी। मैं कितनी छोटी छोटी इच्छाएं होती थी उस टाइम की ना, बहुत बड़े महल बंगला गाड़ियां ये सब कुछ नहीं चाहिए, बस छोटी छोटी इच्छाएं। कुछ नहीं, बस मैं ये करता था कि एक सैलरी से घर का खर्चा चलता था और एक हम्म सैलरी में बचा के रखता था। आप जैसे लॉटरी वगैरह डालते हैं ना, जिसे हम्म। कमेटी जी बोलते जी हैं, जी इस तरह के अमर उजाला के साथियों के साथ मैंने डाल रखी थी। तो हम्म एक साल में वो 3 कमेटी मैंने डाली तो मुझे 36,000 रुपए वहां से मिल गए थे। तो फिर मैंने हम्म। एक मकान लिया था यहाँ। लिया था, हाँ। तो हाँ, एमडीए से मकान लिया था। फिर अगस्त 98 में मैंने अमर उजाला छोड़ दिया था। फिर मैं सीधे सिर्फ गवर्नमेंट जॉब भी मेरे पास रहा। तो और 61 में इसमें सॉरी जनवरी 2021 में मैं रिटायर हुआ हूँ। रिटायर हो गया। यानी 5 साल तो पाँच बहुत हाँ, अच्छी बात आपने हमें बताई है कि बिल्कुल सही बात आपने वो साबित कर दी है कि जो इंसान इंटेलिजेंट होता है या जो कामयाब होना चाहता है वो सब तरह से कामयाब होना चाहता है, वो सब तरह से इंटेलिजेंट होता है। जब ये लोग कहते हैं मेरी किस्मत खराब है या मेरे पास वक्त नहीं है, दीज ऑल आर एक्सक्यूजेज आई थिंक कि जिसको करना है उसको करना ही है, हर हाल में करना है, हर तरह से करना है, अपने आप को सिद्ध। सोनिया जी, अगर बिल्कुल पुष्पा कन्या अगर जी। अगर समर्पण है किसी कार्य के प्रति, जी। तो आप अपने खाने से, नहाने हम्म से, घूमने हम्म फिरने से, दोस्तों के हम्म पास जाने से आप हम्म। समय निकाल सकते हैं, जी बशर्ते कि बिल्कुल समर्पण बिल्कुल। होना चाहिए किसी चीज के प्रति। राइट। और 89 में बिल्कुल मेरे सही नूर बात। साहब से मुलाकात हुई थी। हम्म। बहुत बहुत अच्छी आपने बातें हमें बताई हैं। पुष्पा कल्याण माँ कह रही हैं प्राउड ऑफ यू सर, और पुष्पा कल्याण माँ भी कह रही हैं कि मुझे भी आपका नंबर चाहिए अगर आपकी अनुमति मिले। जी सर की अनुमति है, मैं हाँ हाँ, नहीं आपको नहीं, पुष्पा कल्याण माँ को कौन नहीं जानता। तो पुष्पा कन्याल बहन जी मेरी उसमें है, फ्रेंड लिस्ट फ्रेंड उसमें लिस्ट है। में हाँ, फेसबुक पे मैं मैं उनको नंबर भेज आपको दूंगा, सबका नंबर जल्द आप दे भेज देंगे दीजिएगा। आपको। हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, और उनको तो पुष्पा मुझे कल्याण प्यार माँ मिलता कहती है। है कि गवर्नमेंट जॉब में आपको कैसे अनुमति मिली दूसरी जॉब करने की। हाँ ये बहुत अच्छा प्रश्न उन्होंने किया है। ऐसा था कि वहां से फिर मैंने रिटिन में, अमर उजाला में हम्म हम्म। रिटिन में वहां इस्तीफा दे दिया। अच्छा। और हाँ, एक दूसरे नाम से हम्म। मैंने वहां पे जॉब किया। मतलब अच्छा। नाम उसमें कृष्ण कुमार नहीं था। हाँ हाँ, नहीं था, हाँ हाँ वो हाँ हाँ। सबको, हाँ, हालांकि हालांकि मालूम अमर उजाला वालों को भी था और हाँ मालूम हाँ। गवर्नमेंट जॉब वालों को भी था, गवर्नमेंट वालों गवर्नमेंट के जॉब हिसाब से। हाँ, सबको सबको मालूम था, सबको मालूम था। हम्म। लेकिन परेशानी किसी को नहीं थी क्योंकि सबके काम समय से होते थे, सबको कोई क्या दिक्कत बात है। नहीं थी। इसलिए ये इसलिए विश्वास है कि वो कागजी कागजों में बस वो नाम अलग था, बाकी वो पर्सन एक था, ये हाँ सबको पता है। ये भी हाँ हाँ, कॉपरेशन है ना सबको जो उन्होंने आपको किया। और वो हाँ, कॉपरेशन नहीं कोई बिना नहीं, मतलब से नहीं करता, उनका भी इसमें स्वार्थ सिद्धि हो रही थी कि उनके दोनों काम समय पर और बराबर हो रहे थे एक इंटेलिजेंट पर्सन के साथ। क्या हाँ बात। हाँ, ये तो है। ये बहुत बड़ी बात है सर, बहुत बड़ी बात है ये। तो आप ही के लिए शायद ये शेर है कि सुरखरू होना तो मेरा आपने देखा ही है, काश मेरा खून पसीना एक होता देखते। तो हाँ ये हाँ, वाह 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 इतना आसान वाह वाह नहीं वाह। है ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं या जो आप हमें बता रहे हैं। तो चलिए हम अपनी फिर अगली बात पर आते हैं कि ऐसे, जी हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, समर्पण ही सफलता की कुंजी है। बिल्कुल सही कमेंट है। तो अब हम बात आते हैं आपके अंदर के छुपे हुए कलाकार की या गजलकार की, गीतकार, दोहाकार, नाटककार, सभी आप करते हैं। सभी आप, सभी में अरे आपने अपनी घुसपैठ कर रखी है, थोड़ी नहीं कर रखी है और बहुत ज्यादा कर रखी है। तो हर तरीके से अरे आपने संपादन भी इवन के आपने किया है। और आपने ये जो आपके अंदर ये जो जागा बीज कैसे और कैसे हुआ, और इस तरह के जो इंसान होते हैं वो थोड़े से, खास तौर पे अगर वो मेल हैं, फीमेल भी, वो थोड़े से चुलबुले तो होते ही हैं।
और उनकी तरफ आकर्षण भी रहता है। तो यहाँ मैं थोड़ी-सी छेड़खानी ये भी करूँगी कि कॉलेज टाइम में या कैसे आपकी तरफ आकर्षण था, आपकी लव मैरिज थी, अरेंज मैरिज थी या कैसे इन गीतों गज़लों ने आपको लुभाया? लव मैरिज अगर हो जाती तो मैं शायर ही नहीं हो पाता। अच्छा। ओह! मैरिज तो अरेंज हुई है। ये बात एक शायर ही समझ सकता है। बहुत अच्छा जवाब सर। और ये इंटर से 79 में मैंने इंटर किया था, तो वो 78 से मेरा ये लेखन चला। और हुआ ये था कि उस समय टेलीविजन तो होते नहीं थे, जी। ट्रांजिस्टर ही एक मनोरंजन का साधन होता था। और पता नहीं कैसे मुझे गजल से लगाव रहा शुरू से। तो मैं विविध भारती पे रात को पुराने शायरों की गजलें आती थी संगीतबद्ध होके, तो मैं उनको वो सुनता था और किसी भी गुनगुनाहट में अपने शब्द फिट करने की कोशिश करता था। जी। तो वहां पर उर्दू के कुछ शब्द आते थे, उस वक्त उर्दू में नहीं जानता था। जी, जी। तो हमारे गांव में एक मदरसा है, अच्छा मदरसा है। तो उस वक्त एक मौलवी साहब थे, उनका नाम तो मुझे इस वक्त याद नहीं रहा, बुजुर्ग थे वो, बहुत अच्छे भले व्यक्ति थे। मैं उनके पास गया और मैंने कहा कि साहब मैं उर्दू सीखना चाहता हूँ। वो खुश हुए कि एक हिंदू बच्चा उर्दू सीखना चाहता है, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो वो घर आते थे, उनसे ट्यूशन फीस तय हुई 20 रुपए महीना। तो वो घर आते थे, शुरू के 10-15 मिनट बस चाय वाय पी, उसके बाद वो 20-25 मिनट पढ़ाते थे, चले जाते थे। फिर मैं ये सब करता रहता था, उनका जो दिया हुआ काम था और सब रिवीजन करता रहता था। तो फिर मैंने हाई स्कूल किया एक सब्जेक्ट से, क्योंकि उस समय मैं बीए कर चुका था। अच्छा। हाँ, तो एक सब्जेक्ट से ही मैंने फिर हाई स्कूल, इंटर, बीए और एमए ये सब किया। वेरी गुड। तो एक बार मैंने उनसे, मौलवी साहब से कहा कि साहब मैंने एक गजल लिखता हूं मैं, और मैंने गजल लिखी है, वो मैं आपको सुनाना चाहता हूँ। तो वो मुस्कुरा के बोले, भाई देखो मैं शायरी नहीं जानता, और आप अगर चाहें तो कांठ में मेरे एक दोस्त हैं, मैं आपको उनके पास ले चलता हूँ, वो शायर हैं और वो आपको सिखा देंगे। मैंने कहा ठीक है। तो वो कांठ में उनके एक शायर दोस्त थे, मुस्लिम थे, वो उनके पास ले गए, मुझे परिचय कराया। तो उन्होंने कहा कि देखिए आप इन्हें गम साहब के पास ले जाइए। अच्छा। गम बिजनौरवी तखल्लुस था उनका, नाम था रामकुमार वर्मा। अच्छा। और वो वहां पे एक डीएसएम डिग्री कॉलेज है, इंटर कॉलेज भी है वहां, डिग्री भी है। तो उसमें वो बड़े बाबू थे गम साहब। तो वो मुझे गम साहब के पास ले गए और मेरा परिचय कराया। गम साहब बहुत भले इंसान थे। तो बोले ठीक है, आप तुम आ जाना। मैंने कहा ठीक है। तो मैं अगली बार फिर गजलें लेकर उनके पास गया, तो वो देवनागरी में लिखी थी जी। और मैं उस समय अपना तकल्लुस रखता था कृष्ण, नाज अच्छा। नहीं लिखता नहीं। था। कृष्ण कुमार वर्मा नाम है, तो कृष्ण ही मैं तखल्लुस के तौर पे, उपनाम के तौर पे इस्तेमाल कर लेता था। तो जब उन्होंने गजल मेरी पढ़ी तो बोले देखिए आपको दो हिदायतें हैं। एक तो ये कि आप जब अगली बार आएंगे तो उर्दू में लिख के लाएंगे। अच्छा। और दूसरी हिदायत ये है कि गजल में कृष्ण जैसा तखल्लुस अच्छा नहीं लगता, इसकी जगह कोई और तखल्लुस रख के लाइए। अच्छा। तो मैंने कहा सब ठीक है। तो मैं घर आया और मैंने सोचा कि कृष्ण की जगह ऐसा कोई शब्द देखा जाए जो कृष्ण को हटा के वो फिट हो जाए और मुझे ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े।
हम्म। तो उसमें एक शब्द मुझे नाज जहन में मेरे आया और वो मैंने रख लिया। तो अगली बार जब मैं गया तो उर्दू में लिख के ले गया था, हम्म। और चूंकि उर्दू सीख चुका था सीख मैं चुके थे आप। काफी कुछ। हाँ। तो और तखल्लुस रखा था मैंने नाज। हम्म। तो वो खुश हुए, बोले हाँ अब मुझे अच्छा लग रहा है। हम्म। तो उनसे मेरी 2-3 मुलाकातें रही सिर्फ। हम्म। 84 में फिर मैं चला गया था श्रीनगर गढ़वाल, गढ़वाल यूनिवर्सिटी अच्छा। में कोचिंग के लिए। हम्म। हम्म। तो वहां 6-7 महीने में रहा। इस दौरान वो रिटायर हो गए और वो चले गए, और उनका हम्म। कोई एड्रेस भी मेरे पास नहीं था, मोबाइल उस वक्त होते नहीं थे। तो उनसे सिलसिला मेरा टूट गया, सिर्फ 2-3 ही मुलाकातें रही। हम्म। नूर साहब से मेरी मुलाकात हुई है 89 में। यहाँ मैं आपको रोकूंगी सर, ये मेरा मेन क्वेश्चन जी। है। ये मेरी बहुत शानदार यादें हैं आपकी नूर साहब के साथ की। इसको मैं अगले सवाल में अलग से लूंगी, उससे पहले हम हाँ आपसे हाँ। गजल सुनते हैं और लोगों का अच्छा अच्छा परिचय, अच्छा। लोगों को शुक्रिया करते हैं, और फिर हम नूर साहब की बातें शुरू करेंगे, क्योंकि ये एक सबसे मैं कहूंगी कि आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण जो है, ये एक नाम है जो आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लाया है, और हाँ इससे हाँ, इसके बारे में बिल्कुल बेशक। खुलकर बातें करेंगे। उससे पहले हम आपकी गजल अच्छा सुनते अच्छा। हैं। अच्छा, चलिए एक गजल के चंद शेर मैं पेश की देता हूँ। जी। कहता हूं कि जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं। आहा, जहन जहन की की आवाज की, आवारगी को क्या बात है, किस इस कदर कदर प्यारा। प्यारा हूं मैं, साथ चलती है मेरे एक ऐसा बंजारा हूं मैं। क्या कहने, वाह। जहन की आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं, साथ चलती है मेरे एक ऐसा बंजारा हूं मैं, और राख ने मेरी ही ढक रखा है हम्म। मुझको आजकल। कई बार अच्छा। हम बच्चों के सामने लाचार हो जाते हैं। हम्म। शेर सुनिएगा कि राख ने मेरी ही ढक रखा है मुझको आजकल, वरना आहा, तो खुद में सुलगता एक अंगारा हूं मैं। आहा, वाह 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 वाह। शुक्रिया। क्या राख कहने। ने मेरी ही ढक रखा है मुझको आजकल, हम्म। वरना तो खुद में सुलगता एक अंगारा हूं मैं। और जिंदगी की कश्मकश ने सोख ली सारी मिठास। जिंदगी की जिंदगी की कश्मकश, कश्मकश ने सोख ली सारी मिठास, वाह। सोख ली सारी मिठास। मैं समंदर हूं मगर बेइंतहा खारा हूं मैं। अरे वाह 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 वाह। जिंदगी की कश्मकश ने सोख ली सारी मिठास। मैं समंदर हूं मगर समंदर हूँ मगर, बेइंतहा खारा हूं मैं। और क्या बात है। अपनेपन के रेशमी धागे से मुझको बांध ले। क्या कहने। अपनेपन के रेशमी रेशमी धागे धागे से। से मुझको भाग बांध ले। तू मेरा आकाश है, तेरा ही ध्रुव तारा हूं मैं। क्या कहने, ध्रुव तारा का जवाब नहीं, वाह। अपने पन के रेशमी धागे से मुझको बांध ले। तू मेरा आकाश है, तेरा वाह। ही ध्रुव तारा हूं मैं। ध्रुव। और आपकी सांसें मिली तो हिल उठा पूरा वजूद। हम्म। आपकी सांसें मिली तो हिल उठा पूरा वजूद, वरना मेरा क्या है, एक छोटा सा गुब्बारा हूं मैं। क्या बात है सर, वाह वाह वाह, मुकर्रर, वाह वाह। बहुत शुक्रिया। आपकी सांसें मिली तो हिल हम्म। उठा पूरा वजूद, वाह। वरना मेरा क्या है, एक छोटा सा गुब्बारा हूं मैं। गुब्बारा हूँ, और क्या कहने। हम्म। मैं वो बादल हूं कि जिसके दम से खुशहाली है नाज। हम्म। मैं वो बादल हूं कि कि जिसके जिसके दम से दम से खुशहाली। खुशहाली है नाज। फिर भी ये इल्जाम लगते हैं कि आवारा हूं अरे वाह, क्या बात है। मैं। मैं वाह। वो बादल हूं कि जिसके दम से खुशहाली है नाज। फिर भी ये इल्जाम लगते हैं कि आवारा हूं मैं। जहन वाह। की
आवारगी को इस कदर प्यारा हूं मैं, साथ चलती बहुत है मेरे, एक ऐसा बंजारा हूं मैं। क्या कहने, क्या कहने, क्या कहने। आप लोगों को सुनना पढ़ना अपने आप में बहुत कुछ सीखना है। हमारे साथ जमशेदपुर से एक उम्दा गजलकार शैलेंद्र पांडे शैल जी जुड़ चुके हैं, और वो मैं समंदर अच्छा हूँ अच्छा मगर अच्छा। क्या कहने आदरणीय। बहुत उम्दा गजलकार हैं आप भी। तो आपको पढ़ती रहती हूँ मैं, शैलेंद्र पांडे शैल जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। पुष्पा कन्यालमा लिख रही है, अपनेपन के रेशमी धागे से मुझको बांध ले। और रामेश्वर सिंह जी कह रहे हैं, जो गजल कह रहे हैं उनका क्या नाम है, कृपया बताने की कृपा करें। आपका नाम कृष्ण कुमार नाज है। आप फेसबुक पे आप ये नाम टाइप कीजिए। आप वो अपना नंबर दे रहे हैं, राम शरण आचार्य जी। आपका नंबर मैं नोट करके, या आप पतिगामिनी से कहीं से भी आपको कृष्ण कुमार, मुझसे आप कांटेक्ट कीजिए, मैं आपको सर का नंबर अवश्य पहुंचा दूंगी। हमारे साथ योगेश्वर गौर जी जुड़े हैं, वो भी बहुत बढ़िया कह रहे हैं। सभी लोग, मैं यूं कहूं कि तारीफ कर रहे हैं, ये भी एक छोटा शब्द है, तारीफ करने लायक ही सब कुछ, बहुत कुछ है। जब भी लोग नंबर मांग रहे हैं यहाँ, मुझे छोड़कर सर आपका नंबर मांग रहे हैं, देखिए। नहीं नहीं, ये तो सबका प्यार प्यार स्नेह आशीर्वाद इससे इससे ये जो हम मुझे पर मिलता रहा इल्जाम है। लगते हैं ना सर, कि शक्लों को देखकर हमें कमेंट मिलते हैं, या शक्लों को देखकर हमसे नंबर मांगे जाते हैं, देखिए यहाँ ऐसा कोई नहीं है। यहाँ गजलों को सुनकर और व्यक्तित्व को देखकर उससे नंबर मांगे जा रहे हैं, और उनसे कांटेक्ट किया जा रहा है। तो ये बड़ी बात नहीं, है आज के जमाने में। लगता तो मैं भी अच्छा हूँ। हाँ, वो तो है। तो चलिए, आपका बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन है। हाँ, हम आगे बढ़ते हैं जिस बात की तरफ हम चल रहे थे। आपके उस्ताद, उनकी हम बात करते हैं। आज के ज़माने में, आज के टाइम में इसीलिए मुझे लगा कि आप जैसे व्यक्तित्व पे हमें बात करनी चाहिए, क्योंकि इससे पहले कुछ एक लोगों से मैंने जब इंटरव्यूज़ किए, जब इंटरव्यू साक्षात्कार के रूप में करती थी, तो अगर मैंने किसी से पूछा कि आपके उस्ताद कौन हैं, तो वो हमारी कोई उस्ताद नहीं है। हमने तो खुद से सीखा है, यूट्यूब से सीखा है, गूगल से सीखा है। मुझे समझ नहीं आती कि अपने आप से तो हम एबीसी भी नहीं सीख सकते हैं, तो आप गज़लों के उस्ताद, तो ठीक है, कुछ एक किया होगा, लेकिन इस हद तक आगे पहुँचना मुश्किल है, जब तक आपका कोई मेंटोर नहीं है, जब तक आपका कोई आदर्श नहीं है, जब तक आपका कोई गुरु नहीं है। और आपके गुरु तो अपने आप में, आपके उस्ताद तो अपने आप में एक बहुत बड़ा नाम थे। और कृष्ण बिहारी नूर जी, किस तरह से आप उनके संपर्क में आए, उनसे जुड़ी कोई खास याद हम आपसे, खास बात हम ज़रूर अच्छा सुनना अच्छा अच्छा चाहेंगे। अच्छा। सोनिया जी, ये सब आप जो प्रश्न कर रही हैं ना, तो एक चलचित्र की तरह जहन में वो चीजें घूमती चली जा रही हैं। जी, हमारे मुरादाबाद में एक मेरे दोस्त थे, राकेश शर्मा। जी, बहुत अच्छे गजलें ही कहते थे और बहुत अच्छा लिखते थे। तरन्नुम भी बहुत अच्छा था, लेकिन वो विकलांग थे। जी। वो दोनों हाथों से, दोनों पैरों से विकलांग थे, तो उनको गोद में उठा के कहीं ले जाना पड़ता था। इस तरह विकलांगता इस तरह हावी थी उनपे, इस तरह के थे। तो बहुत अच्छे दोस्त थे मेरे। वो अब नहीं है दुनिया में, वो जल्दी ही मैं समझता हूँ तीस सर पैंतीस सर की एज सर, में ही एक वो कमेंट, एक चले गए। कमेंट। पुष्पा कल्याण माँ का, वही मैं तो माँ बोलती हूँ ने, और वो देखिए कितना खूबसूरत छेड़खानी कर रही है वो आपके साथ। वो बोल रहे हैं कि सर आप मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, पर क्या करूँ, आप मुझसे 5 साल छोटे हैं। मजा आ गया। अरे जी सर। दीदी, दीदी, ये मेरे मैं जानता हूँ दीदी है मेरी। मैं दीदी बोलता हूँ वहाँ फेसबुक पे भी, और इनका मुझे आशीर्वाद मिलता रहता है। तो जी, छोटे भाई को आशीर्वाद मिलता रहता है। तो अ, हमारे मुरादाबाद में कवि सम्मेलन होता है, कवि सम्मेलन मुशायरा होता था, अब नहीं होता वो। 26 जनवरी के एक दो दिन बाद या एक दो दिन पहले होता था, और वो बहुत बड़ा प्रोग्राम होता था कलेक्ट्रेट कर्मचारी यूनियन का। तो उसमें नूर साहब को आना था। तो राकेश शर्मा जो मेरे दोस्त थे विकलांग, वो मुझसे बोले कि नाज भाई, मैं चाहता हूं कि तुम
नूर साहब के शिष्य बन जाओ। अच्छा, अच्छा। नूर साहब से मेरी कभी मुलाकात भी नहीं हुई थी, बस टीवी वगैरह में ही एक दो बार देखा था। लेकिन मुझे अच्छे लगे वो उनके। ये सब ईश्वरीय व्यवस्थाएं हैं, सब सब निर्धारित है, जी पूर्व जी निर्धारित है। हाँ, जी। तो मैं फरवरी का फर्स्ट वीक था शायद, ये जनवरी का लास्ट था जो मुशायरा था। मैं उनके करीब जाके बैठ गया मंच पे, और मैंने रिक्वेस्ट की कि सर मैं कृष्ण कुमार नाज मेरा नाम है, यहीं मुरादाबाद रहता हूँ, आपका एड्रेस चाहता हूँ। तो मुझसे बोले हाँ हाँ लिखो, कृष्ण बिहारी नूर, 67 गौस नगर, लखनऊ। तो मैंने कहा सर गौस नगर बोला ना आपने? बोले हाँ हाँ लाओ हम लिख दें। बोले हाँ हाँ लाओ हम लिख दें। मैंने कागज और पेन उनकी तरफ कर दिया, बढ़ा दिया। तो बढ़ा दिया उनकी तरफ। तो उन्होंने, उनका राइटिंग बहुत अच्छा था, इंग्लिश अच्छा। का भी और हाँ उर्दू का भी और इंग्लिश का भी। हिंदी का राइटिंग उतना अच्छा नहीं था, देवनागरी का बहुत अच्छा नहीं था। तो उन्होंने एड्रेस दिया मुझे और मैं आ गया फिर मैंने गांव में ही मैं उसमें रहता था, तो मैंने फिर वहां लेटर लिखा कि सर मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ, आपकी कोई किताब छपी हो तो मुझे बताइए। तो उन्होंने लिखा कि किताबें मेरी दो छपी हैं, दुख सुख और तपस्या। दुख सुख की कोई प्रति मेरे पास नहीं है, तपस्या है, लेकिन आप उसका आनंद नहीं उठा पाएंगे क्योंकि वो उर्दू में है। अच्छा। तो मैंने फिर पोस्ट कार्ड से उनका जवाब आता था, पोस्ट कार्ड ही में लिखता था। तो मैंने कहा सर मैं उर्दू जानता हूँ, उसकी कीमत क्या है? तो शायद 35 रुपए लिखी थी। वो अच्छा। मैंने एमओ से वो कीमत भेज दी और वो किताब मेरे पास आ गई। पढ़ा मैंने तो मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैंने चिट्ठी लिखी। हाँ, चिट्ठी क्या, मैंने अपनी दो गजलें भेजी उनको। अच्छा। तो हाँ उन्होंने लिखा कि एक गजल बहुत अच्छी है और एक कमजोर है। उन्होंने उसमें अच्छा। तरमीम भी की जहां, हाँ जहां जहां जरूरत महसूस हुई। तो और वो गजल जो उन्हें अच्छी लगी वो उन्होंने एक बजमी फिक्रोफन पत्रिका छपती थी उर्दू की मुंबई से, वो उन्होंने मुंबई भेज दी और वो वहां से छप के आ गई। फिर मैंने चिट्ठी लिखी कि मैं आपका शिष्य बनना चाहता हूँ। तो मुझसे बोले इसके लिए आपको लखनऊ आना पड़ेगा। अच्छा। मैंने फिर पत्र लिखा और पूछा कि सर मैं लखनऊ आऊंगा और मैं इस तारीख में आना चाहता हूँ। जवाब आया कि ठीक है आ जाइए। मैं गया, लखनऊ पहुंचा मैं। उस वक्त मैं मोरजाला में था, जॉब करता था, तो छुट्टियां भी बहुत कम मिल पाती थी। तो मैंने रिक्शे वाले से कहा चारबाग रेलवे स्टेशन पे कि भैया मुझे गौसनगर चलना है। तो गौसनगर एक बड़ा छोटा सा मोहल्ला है रकाबगंज के पास। अच्छा। पुराना मोहल्ला है लेकिन छोटा सा। हाँ, बड़ी तंग गलियां, यानी इतनी तंग गलियां कि दो रिक्शा भी बराबर बराबर ना निकल सके। तो रिक्शे वाला बोला साहब ये गौसनगर कहाँ है, मैं तो नहीं जानता। तो मुझे ध्यान आया कि मैंने नूर साहब की किताब में जो उनका आत्मकथ्य पढ़ा था, तो उसमें वो पोस्ट ऑफिस से रिटायर हुए थे, आरएलओ से। पोस्ट ऑफिस की ब्रांच होती अच्छा। है आरएलओ, अच्छा, रिटर्न ये लेटर भी ऑफिस। अच्छा अच्छा आपने तरकीब निकाली। हाँ, तो मैंने कहा कि पोस्ट ऑफिस वालों को पता होगा। तो पास में वहीं स्टेशन पर ही पोस्ट ऑफिस था। मैं एक साहब के पास गया, मैंने कहा साहब मुझे गौसनगर जाना है, बता दीजिए कहाँ पे पड़ेगा। रिक्शे वाले मेरे साथ थे। तो बोले गौसनगर में किन के यहाँ जाना है आपको? मैंने कहा साहब कृष्ण बिहारी नूर साहब के यहाँ। बोले अच्छा अच्छा अच्छा, आप ऐसे ऐसे जाइएगा रकाबगंज की तरफ। मैंने साहब मुझे नहीं, रिक्शे वालों को समझाइए क्योंकि यही मैं परिचित नहीं हूँ। तो रिक्शे वाले को उन्होंने समझा दिया कि रकाबगंज की तरफ चले। तो रकाबगंज से पहले, चौराहे से पहले ही डॉक्टर सक्सेना डेंटिस्ट हैं, वो पड़ेंगे, और वहीं उतर जाइएगा। और पतली सी गली है, थोड़ा सा आगे चल के उनका घर है। और यही हुआ कि मैं घर पहुंचा
नेम प्लेट लगी थी केबी नूर। मैंने कॉल बेल बजाई, नूर साहब उतर के आए। ऊपर रहते थे, ड्राइंग रूम नीचे भी था। तो ड्राइंग रूम में बैठे और पहले हालचाल पूछा। फिर मैंने मिठाई का डिब्बा उन्हें दिया, चरण स्पर्श किए। तो उन्होंने डिब्बा खोला और मुझसे बोले, लो पहला पीस तुम ही उठाओ। तो पहला पीस उन्होंने मुझे दिया और फिर वो खुद भी उन्होंने खाया। और फिर अपने बेटे को आवाज दी, अरुण श्रीवास्तव नाम है बेटे का उनके। कह रहे, अरुण इधर आओ, देखो ये मुरादाबाद से आए हैं, कृष्ण कुमार नाज हैं, मुरादाबाद से आए हैं, इन्हें भूख लगी होगी और अच्छा, हैवी, हाँ हैवी नाश्ता तैयार करा दो जल्दी। अच्छा, क्या बात। तो थोड़ी देर बाद, हाँ, हाँ, तो इस दौरान उन्होंने बातचीत की मुझसे और कुछ टिप्स दिए। बोले देखो, किसी मुशायरे में अगर थोड़े बहुत नुकसान के साथ भी तुमको जाना पड़े तो जाना, जरूर जाना। और किसी कवि को, किसी शायर को अगर बहुत दाद मिल रही है तो उससे कभी ईर्ष्या मत करना, बल्कि ये सोचना, ये जानने का प्रयास करना कि किस शेर पर उन्हें दाद मिल रही है और उस शेर में ऐसा ऐसी क्या खास बात है जो इतनी दाद मिल रही है, और उसी तरह से लिखने की कोशिश करना। तो इस तरह के कुछ टिप्स उन्होंने दिए। फिर मैं वहां से, रात में ट्रेन थी मेरी, मैं चला आया। फिर उनसे वो सिलसिला मेरा बन गया और बहुत प्यार मिला उनसे। एक वाकया मैं सुनाना चाहता हूँ, बड़ा मजेदार है। जरूर। मेरा एमए उर्दू का वायवा था। अच्छा। तो यहाँ एक, हाँ, एमएच कॉलेज है मुरादाबाद में, महाराजा हरिश्चंद्र कॉलेज। तो वायवा था, मैं घबरा रहा था, पता नहीं एग्जामिनर क्या पूछेंगे। तो खैर मैं रूम में एंटर हुआ तो जो एग्जामिनर आए थे एक्सटर्नल, उनके पास हमारे जो एचओडी थे उर्दू वाले, वो खड़े हुए थे। मैं जैसे ही एंटर हुआ तो उनका नाम साबिर साहब था, जो यहाँ अच्छा। इंटरनल थे, एचओडी। साबिर साहब उनका नाम था। तो वो एग्जामिनर से बोले कि सर, ये मिस्टर कृष्ण कुमार वर्मा है और हमारे कॉलेज के अकेले नॉन मुस्लिम स्टूडेंट हैं। अच्छा। तो एग्जामिनर साहब ने बड़े, बहुत अदब के साथ, बड़े सलीके के साथ मुझसे कहा कि तशरीफ रखिए। मैं बैठ गया। तो मुझसे बोले, आपके बीए में कितने नंबर आए, मार्कशीट वगैरह देखी उन्होंने। फिर बोले, आप किसी शायर के दो शेर सुनाइए। अच्छा। तो मैंने बड़ा सकुचाते हुए उनसे कहा कि सर, अगर आप इजाजत दें तो मैं अपने ही दो शेर सुना दूं। क्या बात है। हाँ। तो मुझसे बोले, क्या आप भी शेर कहते हैं? मैंने कहा सर, जोड़ तोड़ कर लेता हूँ। बोले, हाँ हाँ सुनाइए। मैंने दो शेर सुनाए तो बोले, वाह वाह भाई, बहुत अच्छे हैं, दो शेर और सुनाइए। मैंने दो शेर और सुनाए तो उन्होंने खूब दाद दी मुझे शेरों पे। मुझसे बोले, आप इस्लाह किन से लेते हैं? मैंने कहा सर, जनाबी कृष्ण बिहारी नूर। तो सोनिया जी, आप यकीन जानिए, मुझे वो अभी तक इस तरह से याद है कि जब नूर साहब का मैंने नाम लिया तो वो कुर्सी के हत्थे पकड़ के आगे खड़े हो गए इस तरह से। अच्छा। एग्जामिनर साहब आगे खड़े, अरे क्या कहा, आप नूर साहब के शागिर्द हैं? मैंने कहा सर, अरे भाई, आपने उस्ताद के रूप में एक ऐसे शायर का इंतखाब किया है जो हिंदुस्तान का अपने तरीके का अकेला शायर है। क्या जाइए, बात, आपका क्या वायवा हो गया, आपका वायवा वायवा हो हो गया, गया बहुत बहुत उनके शुक्रिया। नाम से। ये होता है अपने बड़ों के साथ रहने का, या उनके नाम को साथ लेके चलने का, या उनका आशीर्वाद लेके चलने का। बहुत तो मुझे बढ़िया, बहुत बहुत बढ़िया। अच्छा लगा। फिर मैंने ये वाकया मैंने नूर साहब को भी सुनाया था। तो बहुत सुनाना अच्छा लगा और बहुत बहुत प्यार मिलता था हमें नूर साहब को, एकदम जैसे पिता का प्यार मिलता है बच्चों को, उसी तरह से प्यार मिलता था। और उनकी जो बेटियां, नूर साहब की मिसेस तो एक्सपायर हो गई थी बहुत पहले, और
जो उनकी बेटियां थी, जो बहनें थी हमारी, उनसे भी बहुत प्यार मिला, बहुत अच्छी तरह से यूं समझिए कि वो सब लोग एकदम से वो जैसे हमारी फैमिली हो, जैसे मैं उन्हीं की फैमिली का एक सगा मेंबर हूँ, उसी तरह से सबका प्यार मिला मुझे। बहुत अच्छी बातें आप बता रहे हैं और बहुत ग्रेट, वाह वाह, कितनी सुंदर बातें नूर जी के बारे में आपने बताई, ग्रेट मेमोरीज। सोनिया जी बहुत प्यारा इंटरव्यू लेती हैं। पुष्पा कन्यालमा कह रहे हैं, पुष्पा कन्यालमा तैयार हो जाइए बस, अब आप ना तो कर नहीं सकेंगी। शैलेंद्र पांडे शैल जी कह रहे हैं, नाथ साहब अपने आप में एक इदारा है, इन्हें सुनते हुए प्यास और भड़कती जाती है, तो हमें एक गजल सुनवाई जाए। तो हम अभी सुनवाते हैं आपको अच्छा गजल। अच्छा। इसी बीच हमारे साथ विजय लक्ष्मी सिंह जी भी जुड़े हैं, वो माशाअल्लाह कह रही हैं। तो आप सभी का अच्छा बहुत बहुत अच्छा अच्छा, स्वागत बहुत और शुक्रिया। अभिनंदन है, जुड़े रहिए। और मैं एक गजल हम सुनते हैं और फिर, और आपका परिचय जो है मैं पूरा अपनी वॉल पर एज इट इज जैसा मेरे पास है, मैं अभी पेस्ट करूंगी। आप सभी उसे पढ़ पाएंगे, जो हम आज इनसे जिस बारे में चर्चा नहीं कर रहे, इनकी किताबें, इनके संपादन, इनका इनके सम्मान, तो वो सब आप पढ़ेंगे, उनसे आप खुद वाकिफ हो जाएंगे। आज हम कुछ वैसी बातें कर रहे हैं जो इस परिचय में शामिल नहीं है। जी, हम गजल सुनते हैं। अच्छा, मैं पहले तो अ, सभी का आभार व्यक्त करता हूँ जो बुद्धिजीवी यहाँ जुड़े हुए हैं और मुझे मेरा उत्साहवर्धन कर रहे हैं। एक गजल की चंद शेर प्रस्तुत कर रहा हूँ। कहता हूँ कि हर वक्त हूँ किसी न किसी इम्तिहान में, हर वक्त हूँ किसी न किसी इम्तिहान में, शायद इसीलिए है ये तल्खी जबान में है। क्या बात है, वाह वाह, बेशक बेशक, बहुत बढ़िया। पता नहीं कितने दिलों की हर बात वक्त कह दी हूँ सर। हर वक्त हूँ किसी न किसी, बहुत ज्यादा इम्तिहान भी आदमी को चिड़चिड़ा बना देते हैं। जी बेशक बेशक, राइट। हर वक्त हूँ किसी न किसी इम्तिहान में, शायद इसीलिए है ये तल्खी जबान में, और वाह। और अपनी अना की कैद से बाहर निकल के देख, अपनी अना की कैद से बाहर निकल के देख, पैबंद लग चुके हैं तेरी आन बान में। अरे वाह 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 वाह, बहुत धन्यवाद। अपनी बहुत बढ़िया। अना की कैद से बाहर निकल के देख, अपनी अना की कैद से पैबंद लग बाहर चुके निकल, हैं, बेशक, तेरी आन बान पैबंद में। लग चुके हैं तेरी आन बान में, और सोहबत बुरी मिली तो गलत काम भी हुए। सोहबत बुरी मिली तो गलत काम भी हुए, वैसे कोई कमी तो न थी खानदान में। अरे वाह। सोहबत बुरी मिली तो गलत काम भी हुए, वैसे कोई कमी तो न थी खानदान में। और गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू भी, रंज भी, गम भी, खुशी भी, आह भी, आंसू आंसू भी, भी, रंज भी, सबको जगह मिली है मेरी दास्तान में। अरे वाह, क्या कह रहे हैं। सबको जगह मिली है मेरी दास्तान में, और नींदों की जुस्तजू में लगे हैं तमाम ख्वाब। नींदों की जुस्तजू में लगे हैं तमाम ख्वाब, सज धज के आ गया है कोई उनके ध्यान में। अरे वाह, क्या बात है, बहुत बढ़िया। नींदों की जुस्तजू में, नींदों की जुस्तजू में लगे हैं तमाम ख्वाब, सज धज के आ गया है कोई उनके ध्यान में। और वाह, दरवाजा, उनके, वाह वाह वाह। दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाज, दरवाजा खटखटाए चले जा रहे हो नाज, लगता है कोई शख्स नहीं है मकान में। अरे वाह, क्या बात। लगता है कोई शख्स, दरवाजा नहीं है। खटखटाए चले जा रहे हो नाज, लगता है कोई शख्स नहीं है मकान में। बहुत बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत कमेंट्स, सच धज के आ गया है कोई, बहुत सुंदर, सबको जगह मिली है मेरी दास्तान में।
अना की कैद से बाहर निकल के देख, माशा अल्लाह क्या खूब कहा, मोहतरम नाथ जी की दिली खैर मकदम डॉक्टर महेंद्र अलंकार जी कर रहे हैं। रमा निवास मिश्र जी भी बहुत अच्छा साक्षात्कार और साथ ही बेहतरीन शेरो शायरी। कितनी गहराई है आपकी बातों में, बहुत मजा आ रहा है सुनने में। पुष्पक कन्यालवा, सभी का आपसे बाद में बात करते हो, आप मुझे हंसा रहे हो। तो चलिए ये चलता रहेगा बात। आगे हम मैं बढ़ते हैं। जी, आपकी एक पुस्तक है हिंदी गजल और कृष्ण बिहारी नूर, जो कि जी 2014 में आई है। तो ये किस तरह की जी पुस्तक है? कृष्ण बिहारी नूर जी को लेकर क्या काम किया आपने इसके ऊपर? हाँ, उसके बारे में मैं जरूर बताना चाहूंगी अपने दर्शकों ये मैं बताना चाहता हूँ। को। जी 2003 में नूर साहब का स्वर्गवास हुआ था जी। और उसके बाद ऐसा लगा जैसे एक सर से एक साया खत्म हो गया, एक छत चली गई। हम्म, तो उस वक्त तक मैं हिंदी में मैंने एमए नहीं किया था, सोशियोलॉजी में था हम्म, और उर्दू में था, हम्म। और दोनों में ही मेरे इत्तेफाक से एक में 54 थे, एक में 54.5 थे। 55 मार्क्स अच्छा। किसी में नहीं आ पाए थे। हम्म। तो मैं चाहता था कि नूर साहब पे कोई ऐसा काम करूं, उन हम्म पे शोध कार्य करूं। हम्म तो यहाँ जिनके अंडर में मैंने पीएचडी की है, हम्म। श्रद्धेय डॉक्टर रामानंद शर्मा जी, जी। बहुत बड़े साहित्यकार हैं वो, लेकिन रीतिकाल के हम्म विशेषज्ञ हैं वो। तो यहाँ एचओडी थे वो, यहाँ मैं हिंदू कॉलेज मुरादाबाद में, और मेरे बहुत अच्छे परिचित ही क्या, बल्कि मुझसे 10 साल बड़े हैं, और हम्म बहुत उनका प्यार मिलता था मुझे। कई बार मैं भी उनके घर चला जाता था, कई बार वो भी मेरे यहाँ आ जाते थे, बातचीत होती रहती थी और साहित्यिक बातचीत ही होती थी। तो मैंने उनसे निवेदन किया कि मैं नूर साहब पे पीएचडी करना चाहता हूँ। जी। तो बोले भाई जी ऐसा है, पहले आप उर्दू में, वो सॉरी हिंदी में एमए कीजिए। अच्छा। मैंने कहा ठीक है। हाँ, अच्छा, उनसे बातचीत करके मैं घर आ गया और मैं भूल गया फिर हम्म व्यस्तताओं में कि मुझे हम्म एमए का फॉर्म भरना है। हम्म तो जिस दिन लास्ट डेट थी उससे एक दिन पहले रामनाथ शर्मा जी का ही मुझसे फोन आया। बोले भाई जी हम्म कल लास्ट डेट है, अगर तुम हम्म चाहते हो एमए करना तो फॉर्म भर दो। हम्म मुझे तुरंत याद आया, मैं एकदम फिर कॉलेज गया, फॉर्म लिया हम्म और मैंने उसी दिन वो जमा कर दिया, एग्जाम दिया, और माँ सरस्वती की कृपा से 61.5% मार्क्स मेरे आ गए। वाह। खैर सेकंड ईयर में, हाँ सेकंड ईयर में भी इतने ही आए इत्तेफाक से, 61%। हम्म तो हम्म यानी 61 61.5% मेरे दोनों मिला के मार्क्स हो गए थे। हम्म तो फिर उसके बाद आ, मैं फिर गया रामानंद शर्मा जी के पास। मैंने कहा हम्म सर अब मुझे ये करना है, शोध कार्य करना है, और नूर साहब पे करना है। हम्म तो मुझसे बोले, चूंकि वो रीतिकाल के विद्वान हैं, हम्म तो मुझसे बोले नाजी देखिए, अगर आप रीतिकाल पे शोध करना है तो आपको कुछ नहीं करना पड़ेगा, हम्म। और अगर नूर साहब पे शोध करना है तो मुझे कुछ नहीं करना पड़ेगा। सही कहा तो आप उन्होंने। ये बताइए आप हाँ, बोले रीतिकाल पे करना है तो आपको कुछ नहीं करना, समझ और गई, हाँ। नूर साहब पे करना है तो नूर मुझे साहब कुछ पे नहीं करना करना। तो मुझे कुछ नहीं करना। गुड। क्योंकि मैं गजल के बारे में नहीं जानता। तो मैंने हाँ कहा सर हाँ। आप तो मेरा मार्गदर्शन कीजिएगा, हम्म मार्गदर्शन मेरा कीजिएगा, और आ, बोले ठीक है। मैंने कहा मुझे नूर हम्म साहब पे ही करना है, पीएचडी से मेरा मेरा उद्देश्य नहीं है, हम्म। क्योंकि नौकरी में मेरी कोई इससे फायदा नहीं पहुंचने हाँ, वाला, इससे कोई कोई इससे फायदा मुझे होने वाला नहीं है। वित्तीय लाभ नहीं होने वाला। ये तो एक हम्म अपने गुरु के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूँ ये कार्य करके। खैर वो टॉपिक भी मेरा उनकी कृपा से वो फाइनल हो गया। वो टॉपिक था हम्म हिंदी गजल के संदर्भ में कृष्ण बिहारी हम्म नूर का विशेष अध्ययन।
ये मेरा टॉपिक फाइनल हुआ था। तो उसके बाद फिर वो जब ये शोध कार्य मेरा पूरा हो गया, तो वो शोध कार्य ही इस किताब में हिंदी गजल और कृष्ण बिहारी नूर, ये मेरी शोधात्मक पुस्तक है, नूर साहब पर जो शोध कार्य किया था। बहुत बहुत आपको इसके लिए बधाई, और कितने गौरवान्वित होंगे आपके जो आदर्श हैं, आपके उस्ताद, आपके गुरु, कि उनके शिष्य उन पर इस तरह से काम करते हैं। और मैं यहाँ ये भी बताना चाहूंगी कि आपने बेशक अपने गुरु पर इस तरह से काम किया, ये अपने उस्ताद पर किया, लेकिन आपकी गजलों पर भी हुई है पीएचडी या अच्छा, बातचीत हुई है। हाँ, मैं अब उसके बारे में भी आप हमें जरूर बताएं, वो भी मैं अपने दर्शकों तक पहुंचाना चाहूंगी कि वो संस्मरण। देखिए काम तो चल रहा है, जी काम चल रहा है, लेकिन मैं वो किस जगह चल रहा है ये नहीं बताना चाहूंगा क्योंकि जी, उससे कोई बच्चे बात को नहीं। हाँ नुकसान हो सकता है, लेकिन काम चल रहा ठीक, बहुत बहुत बधाई इसके लिए भी आपको। और है। आपको बहुत सारे सर सम्मान मिले हैं, और बहुत से मंचों से आप पढ़ते आए हैं, पढ़ रहे हैं अभी भी, और आगे भी पढ़ते रहेंगे। कोई ऐसे खूबसूरत से अशार जो लोगों की जुबान पर हैं, जो जिनकी फरमाइश होती है बार बार, या कोई ऐसा संस्मरण जो किसी खास आपको याद दिलाता हो, किसी खास मुशायरे की या किसी खास कवि सम्मेलन की, एक वो भी हम आपसे जरूर जानना चाहेंगे कुछ बात। देखिए संस्मरण तो बहुत से हैं। जी। नूर साहब ने कभी हमें ये नहीं बताया कि हम्म। हमारे गुरु भाई कौन कौन है, यानी उनके शिष्य शिष्याएं कौन कौन है। जी जी जी। तो एक बार महोबा लायंस क्लब ने हम्म नूर परिवार को सम्मानित करने के लिए नूर साहब से हम्म कांटेक्ट किया। हम्म तो डेट फाइनल हो गई, हम्म तो नूर साहब का फोन आया मेरे पास कि नाज उस डेट में आना है। हम्म तो हमने कहा ठीक है। अब उनसे पूछने की हमारी हिम्मत नहीं होती थी, हम्म किस लिए आना है, क्यों आना है, क्या कारण है, कभी कभी हमारी हिम्मत ही नहीं होती थी। हम्म। तो हम पहुंच गए। तो उस दिन हमें पता चला कि हमारे गुरु भाई कौन कौन है। कौन कौन है? हाँ, डॉक्टर मधुरिमा सिंह, ज्योति हम्म किरण सिन्हा, डॉक्टर हम्म। कुंवर बेचैन साहब, गोविंद क्या बात है। गुलशन जी, हम्म अरविंद असद, और इम्तियाज अली राज भारती, देवकी हम्म नंदन शांत, हम्म रविंद्र निर्मल। तो उस दिन हमें पता चला जब हम महोबा पहुंचे, 2 गाड़ियों से हम्म हम यहाँ गए थे यहाँ से। हम्म तो महोबा पहुंच के सारे लोग एक ही जगह इकट्ठा हुआ। उसका फोटो भी आज युवावस्था थी उस समय, जी। तो बहुत पुराना फोटो है। तो बड़ा स्मरणीय प्रोग्राम रहा कि उस दिन पता चला कि कौन कौन, हमने फिर सबके एक दूसरे से नंबर भी ले लिए, एड्रेस ले लिए, फिर हम्म। हमारा सिलसिला जारी हो गया। चलता है। हाँ। बहुत खूबसूरत बात है ये भी, बहुत खूबसूरत, और इनमें से बहुत से नामों से मैं मिल चुकी हूँ, वाकिफ हूँ। और वाकई ही जितने भी नाम आपने लिए हैं, जिनको को मैं सुन चुकी हूँ या मैं जानती हूँ, वो वाकई अपने आप में गजल की दुनिया के एक हस्ताक्षर हैं। और पता लगता है कि वो ऐसे गुरु के शिष्य रहे हैं। चंचल जी का भी हम स्वागत करते हैं। वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि आप भी उनके गुरु भाई हैं। अन्नदा पाटनी दी हमें यूएसए से सुन रही हैं, दी अच्छा आपका अच्छा। बहुत बहुत स्वागत। चंचल जैन जी सबको नमस्कार कर रही हैं। उस्ताद और शागिर्द दोनों को नमन किया जा रहा है। मजा आया। कुछ भी नहीं करना, हमें सुनकर बहुत मजा आ रहा है। और पुष्पा कन्याल मैं कह रही हैं कि मैं बहुत लकी हूँ कि मैं कुंवर बेचैन सर से मिल चुकी हूँ। तो हम भी लकी हैं, हम भी आने वाले समय में ये कहेंगे कि हाँ, हम कृष्ण कुमार नाथ जी को अच्छे से जानते हैं, हमारी उनके साथ तस्वीरें हैं। तो ये आपका स्नेह और आपका जो आशीर्वाद है, हाँ, हम पर हमेशा बना रहे। तो चलते-चलते आप कोई गीत, गज़ल जो भी आप सुनाना चाहें। अभी सर के बारे में वैसे तो बहुत कुछ है, चलिए। आपने नाटक भी लिखी हैं, और उसके साथ-साथ आपने गीत भी किए हैं, दोहे भी लिखते आए हैं आप।
और पुराने शब्दों के नगर में साक्षात्कार संग्रह भी आपका है जो 2023 में आया है। पीएचडी तो आपने की ही है। और बिहार हिंदी साहित्य सम्मेलन के द्वारा आपको लक्ष्मी नारायण सिंह सुधांशु जी का सम्मान भी मिल चुका है। राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान लखनऊ के द्वारा आपको 51,000 रुपए का भी सम्मान मिला है। तो ऐसे बहुत से आपको सम्मान मिले हैं जो अभी पूरा परिचय मैं अपनी वॉल पर लगाऊंगी आपके नंबर के सहित। जिनको आपका नंबर चाहिए वो वहां से ले सकते हैं। और इस अनौपचारिक बातचीत का हम सिलसिला अभी यहाँ रुकेंगे आपके गजल या गीत के साथ, जो भी आप हमें सुनाना चाहें। चलिए, तो मैं एक छोटा सा गीत ही प्रस्तुत कर देता हूँ। जी सर, स्वागत। ये यूं समझिए कि मेरा जीवन है कि संग तुम्हारे हंसू हंसाऊं, जी। इतना वक्त कहां से लाऊं। आहा, कई बार मुझे याद है, एक छोटी सी एक बात और बताना चाहता हूँ। जी 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 जी। ये जो मेरे बेटे हैं, ये जुड़वा है, हम्म कमल हम्म कौशल। तो जब ये 4-5 साल के रहे होंगे, हम्म तो मैं तो चूंकि 2 बजे अमर उजाला से चलता था और 2:30-3 बजे आता था, करीब 4 बजे के आसपास नींद, 4-5 बजे नींद आती थी और फिर देर तक थोड़ा सोता था, 8 बजे सोते तक थे। कम से कम। हम्म हाँ, हम्म तो बच्चे कभी लड़ते थे, शोर होता था, तो मेरी आंख खुल जाती थी और मैं गुस्से में उनको कभी एक आध थप्पड़ भी लगा देता था। तो एक बार मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि ये दोनों बच्चे आपस में लड़ने वाले थे। तो बड़े बेटे ने कहा, कमल ने, छोटे से, यानी वो 20 मिनट छोटा है, उससे कहा, अभी कौशल, अ, चल यहाँ पापा मारेंगे, चल बाहर चल के लड़ते हैं। अच्छा। चल बाहर चल के लड़ते हैं। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि देखिए, अब इसमें बच्चों का तो कोई दोष नहीं है, दोष है तो हमारा ही है। तो इतना समय भी नहीं मिल पाता था। तो वहीं से गीत मैं सुनाता हूँ आपको। क्या बात कि संग तुम्हारे हंसू हंसाऊं, इतना वक्त कहां से लाऊं। संग तुम्हारे हंसू हंसाऊं, इतना वक्त कहां से लाऊं। और 10 बजते ही दफ्तर जाना और फाइलों अरे से बतियाना। 10 बजते ही दफ्तर जाना और फाइलों से बतियाना। हारे थके हुए कदमों से शाम ढले घर वापस आना। क्या क्या 10 बजते ही दफ्तर जाना और फाइलों से बतियाना। हारे थके हुए कदमों से शाम ढले घर वापस आना। सोचो जरा व्यवस्था मेरी, मैं तुमको कैसे समझाऊं। क्या संग क्या तुम्हारे हंसू हंसाऊं, इतना वक्त कहां इतना से लाऊं। हौसला। कि कभी कभी तो ये होता है, मैं जगता हूं तन सोता है। कभी कभी तो ये होता है, मैं जगता हूं तन सोता है। हंसती हैं मुझ पर इच्छाएं और बेचारा मन रोता है। क्या क्या हंसती हैं मुझ पर इच्छाएं और बेचारा मन रोता है। कि रूठ गए जो लोग अकारण, कैसे जाकर उन्हें मनाऊं। संग क्या बात है। तुम्हारे हंसू हंसाऊं, इतना वक्त इतना कहां से लाऊं। कहाँ से रहा हूँ। बहुत खूबसूरत। तीसरा चरण है कि मैं क्या जानूं सैर सपाटे, जीवन भर ढोए सन्नाटे। मैं क्या जानूं सैर सपाटे, जीवन भर ढोए सन्नाटे। क्या बतलाऊं कैसे कैसे मौसम मैंने कैसे काटे। मैं क्या जानूं सैर सपाटे, जीवन भर ढोए सन्नाटे। क्या बतलाऊं कैसे कैसे मौसम मैंने कैसे काटे। और चाबी भरे खिलौनों से मैं कब तक अपना मन बहलाऊं। मन संग बहलाऊं। तुम्हारे हंसू हंसाऊं, इतना वक्त कहां से लाऊं। और अंतिम बहुत चरण है गीत का। इमोशनल, बहुत बढ़िया। कि सुख ने जब जब की मनमानी, सुख ने जब जब की मनमानी, दुख ने अपनी चादर तानी। सुख ने जब जब की मनमानी, दुख ने अपनी चादर तानी। पीड़ा के छवि गृह में उभरी, छवियां कुछ जानी पहचानी। और मेरे पास नहीं कुछ ऐसा, जिस पर पल भर भी इतराऊं।
संग क्या तुम्हारे हंसू हंसाऊं, इतना वक्त कहाँ से लाऊं। कहा से तो लाऊं। ये गीत था। बहुत सुंदर है, वाकई ही बहुत सुंदर, और सभी के जीवन भर ढोए सन्नाटे, सभी के जीवन की हकीकत है ये। अनंता पाटनी भी कह रही हैं। इसी बीच हमारे साथ चंचल जैन जी भी जुड़ चुकी हैं, वो भी शानदार कह रही हैं। चाबी भरे खिलौनों से कब तक अपना मन बहलाऊं, कितनी उदासी और ढेर सारी जिम्मेदारियां, क्या बात है, वेरी टचिंग। इस तरह के बहुत से कमेंट यहाँ आ रहे हैं। बहुत सुंदर प्रस्तुति, प्रकृति गोस्वामी जी भी कह रही हैं। तो आप लोगों को सुनना, आप के सानिध्य में बैठना, ये बहुत, अभी तो एक समझ लो एक छोटा-सा पैराग्राफ था आपकी ज़िंदगी का, जो हमने लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की है, या जिसको हमने पढ़ा है। ये सिलसिला कायम रहेगा, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के ज़रिए। फिर मिलेंगे आपसे ज़रूर सर, और बहुत-बहुत आपका शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए। कुछ कहना चाहें आपके मन में है तो मैं ज़रूर सुनना चाहेंगे। हाँ, सोनिया जी, पहले तो मैं आपको और आदरणीय बहन जी मंजुला श्रीवास्तव जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि, और पथगामिनी मंच को धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे यहाँ आने का मौका दिया, अपनी बात रखने का मौका दिया। और आपने बहुत अच्छी तरह से मंजुला श्रीवास्तव बहन जी का भी मुझे आशीष मिला, और उन्होंने बताया था, उनसे मेरा परिचय नहीं था। वो भी मुझे नहीं जानती थी। उन्होंने बताया कि आपने उनका नाम, मेरा नाम दिया। तो मंजुला बहन जी का और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पथगामिनी मंच का धन्यवाद। और पर्दे के उस पार जो मेरे अग्रज हैं, मेरे अनुज हैं, जो बहनें हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि मुझे उनका मुझे मेरा उत्साहवर्धन किया। एक बार फिर सभी का आभार, और नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को शुभकामनाएं। शुभ जय रात्रि। माता दी। माता रानी का आशीर्वाद जय सब माता पर दी। बना रहे, और आप स्वस्थ रहे सर, आपका स्वास्थ्य ऐसे ही बना रहे, और हम बार बार मिलते रहे। सादर नमस्कार, शुभ रात्रि। बहुत नमस्कार, शुभ रात्रि।